प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं अदिश राशि की भौतिक प्रवणता की सार्थकता क्या है और रेखा समाकलन क्या क्या होता है, पृष्ठ समाकलन क्या होता है और किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या होता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी भी अदिश राशि की जो प्रवणता है वो उस अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर को बताती है और ये अधिकतम परिवर्तन की दर जो अदिश फलन का जो पृष्ठ है उसके लंबवत दिशा में होती है। ये हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में। अब इसकी भौतिक सार्थकता मतलब हम भौतिकी में इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो इनका सबसे अच्छा उदाहरण है अभिगमन घटनाएं। अभिगमन घटनाओं में क्या होता है कि आपके पास किसी न किसी भौतिक राशि की प्रवणता के कारण एक बल लगता है और बल के कारण उससे जुड़ी हुई भौतिक राशि का प्रवाह होता है, उसे हम कहते हैं अभिगमन घटना। तो ये 3 प्रकार की घटनाएं हैं, ऊष्मा चालकता है, विसरण है और शांता है। ये तीनों घटनाएं हालांकि आपकी पड़ी हुई हैं। तो ऊष्मा चालकता की जब हम बात करते हैं तो ऊष्मा चालकता में ये जो घटना होती है ताप की प्रवणता के कारण होती है, यानी एक पृष्ठ पर और दूसरे पृष्ठ पर ताप का अंतर होता है। उस ताप की प्रवणता के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है और इससे जुड़ी हुई घटना को हम कहते हैं ऊष्मीय चालकता। और इसका नियम है फोरियर का नियम। फोरियर का नियम क्या कहता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जो मुक्त ऊष्मा होती है या ऊष्मा जो प्रवाहित होती है उसका मान हम किसके द्वारा दिया जाता है कि जे क्यू क्या है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा का मान। तो जे क्यू इज इक्वल टू क्या है, माइनस लेमडा डी टी डेल एक्स के बराबर है, यानी कि ताप प्रवणता और ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर है। ये है फोरियर का नियम जो कि ऊष्मा चालकता के लिए दिया जाता है। अब दूसरा है विसरण। विसरण की घटना क्यों होती है? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सांद्रता का अंतर होता है, अणुओं के कंसंट्रेशन का अंतर होता है, उस कंसंट्रेशन के कारण एक बल लगता है और अणु स्वयं उसमें चलता है और इस घटना को हम कहते हैं विसरण। और विसरण की जो नियम है वो फिक का नियम है और फिक का नियम क्या कहता है कि किसी भी एकांक काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित अणुओं की संख्या माइनस डी और सांद्रता की प्रवणता के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ जी डी क्या है, विसरण गुणांक है। अब तीसरी घटना जो होती है वो है शांता की। और शांता आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि जब द्रव प्रवाहित होता है तो उसकी 2 परतों के मध्य वेग प्रवणता होती है, वेग का अंतर होता है और उस वेग प्रवणता के कारण एक बल लगता है और उस बल के कारण संवेग का प्रवाह होता है। और इसका नियम जो है वो न्यूटन का नियम है। और न्यूटन का नियम क्या कहता है कि किसी काट क्षेत्र से एकांक काट क्षेत्र से एकांक समय में जो प्रवाहित संवेग है उसका जो मान है वो ईटा, यहाँ नीटा क्या है, शांता गुणांक है, और वेग प्रवणता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ये जो तीनों घटनाएं हैं इनमें हम प्रवणता का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो ताप की प्रवणता के कारण ऊष्मा चालकता का मान हो, शांता की प्रवणता के कारण विसरण का मान हो, चाहे वेग की प्रवणता के कारण शांता का मान हम निकाल रहे हों, हम तीनों ही घटनाओं में प्रवणता का उपयोग कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ हम विद्युत चुंबकीय का अध्ययन करेंगे और इसमें एक बहुत वेल फेमस रिलेशन हम निकालते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो विद्युत विभव की प्रवणता के ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। तो ये एक और उपयोग हम यहाँ पर विद्युत चुंबकीय में दिखाते हैं प्रवणता का, और बहुत सी भौतिक घटनाओं में हम प्रवणता का उपयोग करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के रूप में हमने ये घटनाएं आपको बताई हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं लूँ कि प्रवणता को हम निकालेंगे कैसे, तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हमने लिया कि एक फलन मुझे दिया गया है 1/r के बराबर, और r 1/r मैं जानती हूँ किसके बराबर होगा, x² + y² + z² की पावर -12 के। तो मुझे ग्रेडियंट f का मान निकालना है। तो ग्रेडियंट f का मान मैं जानती हूँ i कैप डेल f डेल x + j कैप डेल f डेल y + k कैप डेल f डेल z के बराबर है। ये हमने कल निकाला था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम किस प्रकार से ग्रेडियंट को व्यक्त करते हैं। तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ग्रेडियंट को यहाँ लिखा है। अब हम एक एक करके इस डिफरेंशियल का मान हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम f का डिफरेंशियल करेंगे x के साथ। तो उससे मैं जब डिफरेंशियल करती हूँ तो मुझे मिल जाता है -12 2x अपॉन x² + y² + z² की पावर 3/2। इसी तरह जब मैं y के साथ इसका डिफरेंशियल करती हूँ तो मुझे मिल जाता है -1/2 2y अपॉन x² + y² + z² की पावर 3/2। इसी तरह हम z के साथ जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो मुझे मिल जाएगा
-1/2 2z x² + y² + z² की पावर 3/2, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो n x की पावर n-1 होता है। और फिर चूँकि यहाँ पे x² और है और y² वगैरह टर्म्स हैं, इसलिए हमने उसका किया है, तो 2x 2y और 2z मुझे उससे मिला है। अब इन तीनों को मैं जोड़ देती हूँ i कैप, j कैप और k कैप के साथ गुणा करके, तो मुझे मिल जाता है कि 1/x² + y² + z² की पावर 3/2 कॉमन है तीनों में, और अंदर मुझे इसमें जो बच जाएगी टर्म वो बचेगी i कैप x + j कैप y + k कैप z। और ये i कैप x, j कैप y + k कैप जो z है वो वेक्टर r के बराबर है, इसलिए ग्रेडियंट f का मान मुझे मिल जाता है -r/r³। और वेक्टर r को हम यूनिट वेक्टर और वेक्टर r के गुणनफल के रूप में दिखा सकते हैं, तो वेक्टर r एक नीचे से कट जाएगा, तो इसको मैं इस रूप में भी दिखा सकती हूँ कि ग्रेडियंट f मुझे मिलेगा -r⁻r² के बराबर। तो ये हम दिखाते हैं कि किस तरह से हम ग्रेडियंट के मान को हम निकाल सकते हैं। अब हम अपना काम कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी सदिश का रेखा समाकलन से मेरा क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैंने एक वक्र दिखाया है जिस पे कोई सदिश है, और उस वक्र पर मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु P से बिंदु Q तक जाना चाह रही हूँ। अब इस वक्र पर जब मैं बढ़ती हूँ तो मैं एकदम से P से Q पर नहीं जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, अल्पांशों के रूप में ये दूरी तय करती हूँ। यानी dl1 अल्पांश एक दूरी तय की, फिर दूसरी dl2 अल्पांश दूरी तय की, फिर dl3 अल्पांश दूरी तय की, और इन अल्पांशों पर मान लिया सदिश का मान a1 a2 और a3 है। तो P से Q तक जाने पर जो मुझे रेखा समाकलन का मान मिलेगा, यानी ये जो दूरी मुझे तय करनी है इस सदिश के साथ, वो कितना हो जाएगा, यानी इस सदिश को लेकर मुझे इस वक्र पर P से Q तक जाना है। तो यानी ये मान क्या हो जाएगा कि a1.dl1 + a2.dl2 + a3.dl3 + सो ऑन, जितना भी हम चल रहे हैं उतना। तो यहाँ पर ये मान हो जाएगा एक तरह से कि मैं समेशन कर रही हूँ P से Q तक के लिए ai dli का। और अगर ये अल्पांश बहुत सूक्ष्म हो जाएं तो उस स्थिति में मेरे पास ये माना जाएगा इंटीग्रल a.dl के बराबर। यानी एक तरह से ये जो डिसकंटिन्यूटी थी वो सततता में परिणत हो जाएगी, इसलिए मैं जो समेशन है उसको मैं समाकलन में बदल सकती हूँ। ये बात हमेशा मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहाँ भी मैं समेशन को समाकलन में बदलूँगी वहाँ मेरे पास अल्पांश बहुत सूक्ष्म होने ज़रूरी हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे मान लो हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो आप पहाड़ पर जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो आपके कदम बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप उन छोटे छोटे कदमों से पहाड़ की ऊंचाई को तय कर लेते हैं। तो ये लगभग वही स्थिति है कि हम वक्र P से Q तक जा रहे हैं लेकिन बहुत धीमे धीमे चलते हुए चल रहे हैं, और इसी को हम परिभाषित करते हैं सदिश के रेखा समाकलन के रूप में। और अगर ये रेखा समाकलन किसी बंद पथ पे किया जाता है तो ये कहलाता है परिसंचरण। यानी मैं P से Q तक गई और पुनः वापस Q से P तक आ गई, तो ये मैंने एक सर्किल पूरा किया, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलेशन परिसंचरण। किसी भी सदिश का रेखा समाकलन के लिए कहलाता है उसका परिसंचरण। और परिसंचरण को हम दर्शाने के लिए समाकलन पे एक सर्किल का निशान लगा देते हैं। अब जैसे संरक्षी बलों में आप पढ़ चुके हैं कि संरक्षी बलों के अंतर्गत जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, और अगर किसी भी रेखा समाकलन का मान पथ पर निर्भर नहीं है, किसी सदिश के रेखा समाकलन का मान पथ पर निर्भर नहीं है, तो वो कहलाता है संरक्षी क्षेत्र। जैसे संरक्षी बलों से हम जानते हैं, इसी तरह यहाँ हम उसको नाम देते हैं संरक्षी क्षेत्र। और अगर किसी भी सदिश का परिसंचरण शून्य हो जाए, यानी कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गए, दूसरे बिंदु से पुनः उसी स्थिति तक आए, तो इसमें जो सदिश ने का जो हम रेखा समाकलन कर रहे हैं, अगर उसका परिसंचरण शून्य हो जाता है तो इसका मतलब वो अघूर्णी क्षेत्र है, उसका घूर्णन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास उसका परिसंचरण शून्य नहीं है, तो इसका मतलब अगर परिसंचरण शून्य नहीं है तो इसका मतलब वो परिसंचरण हो रहा है तो वो कैसा क्षेत्र है, घूर्णी क्षेत्र है। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञात कीजिए कि दिया गया जो क्षेत्र है वो रोटेशनल फील्ड है या इरोटेशनल फील्ड है। तो अगर रोटेशनल फील्ड है तो परिसंचरण शून्य नहीं होगा, और अगर इरोटेशनल फील्ड है तो परिसंचरण शून्य हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। यानी हमें उसके लिए क्या ज्ञात करना है, उस सदिश का रेखा समाकलन का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के रूप में भी और देख रहे हैं कि विभवांतर को जब हम डिफाइन करते हैं तो E.dl होता है,
लेकिन जब मैं EF को डिफाइन करती हूँ, चूँकि वो एक बंद परिपथ पे डिफाइन करती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, इसलिए वो E.dl का मान होता है बंद परिपथ के लिए। तो ये है रेखा समाकलन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम चलते हैं और देखते हैं पृष्ठ समाकल को। तो पृष्ठ समाकल हम क्या करते हैं कर निकालने के लिए कि भी किसी भी सदिश जो किसी पृष्ठ से निकल के बाहर आ रहा है उसको हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांटें और फिर उसका योगफल करें। तो एक तरह से जो एक यहाँ जो मैंने क्षेत्र दिखाया है उसमें एक अल्पांश क्षेत्रफल छोटा सा dA दिखाया है जिससे सदिश क्षेत्र A निकल के बाहर आ रहा है। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो सदिश है उसका परिमाण हम फ्लक्स के द्वारा दिखाते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकल के बाहर आ रही हैं, वो फ्लक्स को निरूपित करती हैं और फ्लक्स होता है A.dA के बराबर। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के कारण मैं इस फ्लक्स का मान निकालूं और उसको जोड़ दूं, या फिर ये मैं कहूँ कि ये जो क्षेत्रफल है मेरे पास चूँकि बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इस समेशन को मैं किस में बदल सकती हूँ, पुनः मैं इसको समेशन को इंटीग्रेशन में बदल सकती हूँ। लेकिन यहाँ चूँकि इंटीग्रेशन पृष्ठ पे हो रहा है यानी 2 पर होगा। अगर मैंने आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है तो या तो dx और dy पे होगा, या dy dz पे होगा, या dz dx पे होगा। इसका मतलब हम 2 अक्षों के साथ 2 कोऑर्डिनेट के साथ इसका समाकलन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो फाई दिखाया गया है इंटीग्रल A.d तो दिखाया, लेकिन इसमें डबल इंटीग्रल दिखाया है, या फिर इंटीग्रल के साथ हमने s का साइन दिखाया है, जो ये निरूपित करता है कि ये पृष्ठ समाकलन है, रेखा समाकल नहीं है। इसका समाकलन जो किया जाएगा वो 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ किया जाएगा। अब यहाँ पर एक पानी का फ्लक्स हमने दिखाने का प्रयास किया है समझाने के लिए। इसमें 3 फिगर हमने दिखाए हैं। तो सबसे पहले मैं तीसरे फिगर की ओर जाऊँ तो मैंने यहाँ देखा है कि पानी का जो वेग की दिशा है और जो पृष्ठ की दिशा है, यहाँ एक बात हमें ध्यान रखनी है, पृष्ठ की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत दिखाई जाती है। तो पृष्ठ की दिशा और पानी के प्रवाह के वेग के बीच में थीटा कोण बनता है, तो फ्लक्स होता है d का मान हो जाता है V.dA cos थीटा यानी कि V.dA। और दूसरे में मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो पानी है वो पृष्ठ के दिशा के समांतर है, यानी पृष्ठ जो है वो वेग के लंबवत रखा गया है, वेग की दिशा के लंबवत रखा गया है पृष्ठ, लेकिन जो पृष्ठ की दिशा है वो वेग की दिशा में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के लंबवत दिखाई जाती है और पृष्ठ इस पानी की प्रवाह के वेग के लंबवत रखा गया है, इसलिए कॉस का A और V के बीच एंगल कॉस 0 हो गया, और 0 होने से हमें प्रवाह जो फ्लक्स मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा और वो होगा V.dA, यानी V.dA मतलब V.dA। तो यहाँ पर जब हम पृष्ठ को लंबवत रखते हैं तो पृष्ठ की दिशा वेग की दिशा में होने से हमें अधिकतम फ्लक्स देखने को मिलता है। और ये भी हमने हमेशा अपने डेली लाइफ में भी देखा है, जब हम किसी एरिया को उस पानी के प्रवाह के लंबवत रखेंगे तो उसमें से अधिकतम पानी उसमें से होकर निकलेगा। और पहला जो हमने फिगर दिखाया है, इस पहले फिगर में आपके पास जो पृष्ठ की दिशा है वो वेग की दिशा के लंबवत है। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जो पृष्ठ है वो पानी के प्रवाह के समानांतर है, तो उसमें से बहुत कम पानी जाएगा, तो यानी लगभग नगण्य पानी जाएगा। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। तो इस फ्लक्स को हम पानी के प्रवाह से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये था पृष्ठ समाकलन। अब हम देखते हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस क्या चीज़ है। अब जब हम सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो उसको डिफाइन किया जाता है कि प्रति एकांक आयतन से निकलने वाला फ्लक्स सदिश फ्लक्स डाइवर्जेंस के बराबर होता है, जबकि जो बंद पृष्ठों से घेरा गया आयतन है, जो परिबद्ध आयतन है, वो कैसा हो, अल्पांश हो। अल्पांश कैसे? क्योंकि हमने यहाँ दिखाया लिमिट डेल, जो हमने डेफिनेशन लिखी है उसमें दिखाया है कि डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू लिमिट डीटा टेंडिंग टू 0 इंटीग्रल A.dA अपॉन डीटा। लिमिट डीटा टेंडिंग 0 डीटा का मतलब क्या है कि जो पृष्ठ जो आयतन बंद पृष्ठों द्वारा घेरा जा रहा है वो बहुत ही अल्प है। अल्प होने का मतलब लिमिट डेल्टा टी डॉट टेंडिंग टू 0। और यहाँ A.dA मेरे को दिख रहा है कि ये फ्लक्स है, हम देख चुके हैं ये फ्लक्स है, और इसको मैंने उस अल्पांश आयतन से डिवाइड किया है, और ये अल्पांश आयतन वही है जो कि इस जो पृष्ठ हम बंद पृष्ठ दिखा रहे हैं उनके द्वारा घेरा गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर बंद पृष्ठों द्वारा घेरा गया आयतन अल्पांश है
तो प्रति एकांक आयतन के लिए उन पृष्ठों से निकलने वाला कुल निर्गत फ्लक्स उस सदिश का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो यानी ये जो हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी है, इसी को ही हम शब्दों में बोलकर बता सकते हैं कि ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस है। अब डाइवर्जेंस का जो संबंध है वो इसका मतलब सीधा सीधा किससे है? फ्लक्स से है, क्योंकि ये प्रति एकांक आयतन के लिए निर्गत फ्लक्स का मान है। तो यहाँ पर आपके पास डाइवर्जेंस का सीधा सा संबंध किससे है? फ्लक्स से है। और यहाँ पर हम ये बात देखते हैं कि अगर जो मैंने डाइवर्जेंस निकाला है वो सदिश राशि का निकाला है, क्योंकि जो फ्लक्स निकलता है वो सदिश क्षेत्र का निकलता है। तो डाइवर्जेंस का संबंध फ्लक्स से है, इसलिए हमने जो डाइवर्जेंस निकाला वो सदिश राशि का निकाला है। लेकिन चूँकि डाइवर्जेंस निकालने के बाद ये मान ए डॉट डी ए हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश राशि देता है, इसलिए डाइवर्जेंस निकालने के बाद जो मुझे राशि मिलती है वो अदिश हो जाती है। यहाँ पर हम ध्यान दें तो ग्रेडियंट में हमारे पास अदिश का हमने निकाला ग्रेडियंट, लेकिन निकलने के बाद ग्रेडियंट राशि कैसी हो गई थी? सदिश। और यहाँ पर इसका विपरीत हो रहा है कि हम सदिश का तो निकाल रहे हैं डाइवर्जेंस, लेकिन डाइवर्जेंस निकालने के बाद जो राशि मुझे मिल रही है वो अदिश मिल रही है। अब इसकी भौतिक सार्थकता भी हम साथ के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ सार्थकता का सीधा संबंध अगर मैं निकालने जाऊँ तो मुझे देखना पड़ेगा संबंध सीधा सीधा फ्लक्स से, सदिश क्षेत्र के फ्लक्स से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लो किसी जगह ये फ्लक्स का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी डाइवर्जेंस कैसा है? धनात्मक है। तो धनात्मक है तो हम ये मानते हैं कि जो पृष्ठ के अंदर है वो एक स्रोत स्थित है और स्रोत से निकल के डाइवर्ज होके जो बल रेखाएं हैं वो बाहर आ रही हैं। तो इस समय जो फ्लक्स है वो पृष्ठ से बाहर की ओर निर्गत हो रहा है, यानी पृष्ठ में एक स्रोत स्थित है। और अगर मैं किसी आवेश की बात करूं तो इसका मतलब वहाँ एक धनावेश स्थित है जिससे निकल के विद्युतीय बल रेखाएं बाहर आ रही हैं। और तरल के रूप में मैं बात करूं तो तरल का स्रोत अगर वहाँ पृष्ठ में स्थित है और तरल बाहर आ रहा है तो इसका मतलब उस पृष्ठ में तरल का घनत्व कम हो रहा है। अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं, जबकि डाइवर्जेंस क्या है? उसके लिए ऋणात्मक है। डाइवर्जेंस ऋणात्मक है, यानी प्लस ए डॉट डी क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ हम ये मानते हैं कि उस पृष्ठ के अंदर सिंक स्थित है, और सिंक स्थित है इसलिए जो फ्लक्स है वो उसमें प्रवेश कर रहा है उस पृष्ठ में। और अगर वहाँ, क्योंकि सिंक में हमेशा पानी इकट्ठा होता है, तो पानी इकट्ठा होता है तो एक तरह से हम ये माने कि अगर मैं तरल को वहाँ देखूँ तो इसका मतलब तरल वहाँ आके एकत्रित हो रहा है, तो जो तरल का घनत्व है वो बढ़ेगा। और विद्युतीय बल रेखाओं के संदर्भ में अगर मैं देखूँ तो विद्युतीय बल रेखाएं वहाँ आके इकट्ठी हो रही हैं, इसका मतलब वहाँ ऋणावेश स्थित है। तो इस तरह से डाइवर्जेंस धनात्मक है या डाइवर्जेंस ऋणात्मक है, उसके आधार पर हम पृष्ठ के अंदर स्रोत और सिंक की उपस्थिति को बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो पृष्ठ से जो फ्लक्स है वो निर्गत होगा या उसमें प्रवेशी होगा। और अगर तरल का स्रोत है तो तरल का घनत्व कम होगा या तरल का घनत्व बढ़ेगा। तो धनात्मक में हमने देख लिया कि स्रोत स्थित होगा पृष्ठ में, पृष्ठ से जो बल रेखाएं हैं वो बाहर आएंगी यानी फ्लक्स निर्गत होगा। और अगर तरल है तो वहाँ तरल का घनत्व कम होगा। और अगर डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो वहाँ पर पृष्ठ के भीतर सिंक स्थित है और फ्लक्स कैसा है? पृष्ठ में प्रवेशी है। और तरल के संदर्भ में मैं बात करूं तो वहाँ पर तरल के घनत्व में वृद्धि होगी। और आवेश के संदर्भ में बात करूं तो डाइवर्जेंस धनात्मक है, तो यानी कि वहाँ धनावेश स्थित है। और अगर डाइवर्जेंस ऋणात्मक है तो वहाँ पर आपके पास ऋणावेश स्थित है। अब आगे हम बात करते हैं कि तीसरी स्थिति की जब आपके पास डाइवर्जेंस शून्य हो जाए। डाइवर्जेंस शून्य होने का मतलब कि फ्लक्स का मान, निकलने वाले फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से शून्य हो गया है। और शून्य होने का मतलब है कि आपके पास पृष्ठ के भीतर ना तो स्रोत स्थित है ना ही सिंक स्थित है, और दोनों की जो प्रबलता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों की प्रबलता समान है, इसलिए प्रवेशी फ्लक्स जितना है उतना ही निर्गत फ्लक्स है। तो इस तरह से दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं कि या तो हम ये कह सकते हैं स्रोत और सिंक दोनों की प्रबलता समान है इसलिए प्रवेशी और निर्गत फ्लक्स बराबर हो गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो वहाँ स्रोत है और ना ही वहाँ सिंक है। और ऐसे सदिश जिनके लिए कि आपके पास डाइवर्जेंस का मान शून्य हो जाता है वो कहलाते हैं परिनालकीय सदिश, सोलेनॉइडल वेक्टर। और अगर ऐसे वेक्टर्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर वहाँ किसी में तरल की बात कर रही हूँ, किसी लिक्विड की बात कर रही हूँ, तो उसका डाइवर्जेंस शून्य होने का मतलब है कि उसके घनत्व में कोई परिवर्तन वहाँ नहीं हो रहा है और तरल कैसा है? इनकम्प्रेसिबल है, असंपीड्य तरल है।
और बंद जो मेरे पास यहाँ पर परिनाल के सदिश मैंने देखे हैं, जिसके लिए डाइवर्जेंस मैं कह रही हूँ 0 है, ऐसों के लिए हमेशा बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, और इसका उदाहरण है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस तरह से जो डाइवर्जेंस है वो मुझे बताता है कि बंद पृष्ठ के अंदर स्रोत उपस्थित है या सिंक उपस्थित है, फ्लक्स प्रवेशी है या फ्लक्स वहाँ से निर्गत हो रहा है। तो अगली बार हम देखेंगे कि हम डाइवर्जेंस का मान कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निकालेंगे। धन्यवाद।